जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल UCI डिजिटल यूपी एग्जाम्स पर। रोज रोज आपको सुबह सुबह एक ताज़ा मॉक मिल जाता है जो आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल होता है। आज के मॉक का टॉपिक भी होने वाला है कंजक्शन। इसका पार्ट 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्लास स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए चैनल बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सुबह 6 बजे से लेकर के आपकी सुबह 6 बजे सौरभ सर आपकी हिंदी क्लास लेते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर के आपकी रात 9 बजे तक क्लासें होती हैं बैक टू बैक। ये क्लासें जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं, एक्सरे टेक्नीशियन, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट एंड और भी जो बी और सी पोस्ट के पेपर्स होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आज की जो स्पेशल क्लास है आपके पेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको कंटेंट शेयर किया जाता है, मतलब PDF शेयर की जाती है जिसको आप पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो। इंस्टा पे आप अगर जाओगे तो आपको कुछ पर्सनल पूछना है, कोई पर्सनल चैट करनी है, किसी फैकल्टी के बारे में आपको कुछ बात करनी है, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया है। कई बार क्या होता है कमेंट पे आप पूरी बातें लिख नहीं पाते, तो आप इंस्टा पे आ जाइए, ठीक है। फेसबुक पे भी आप जो नोटिफिकेशन देखते हो, हमारे क्लासेस का, ऑफलाइन क्लास का जो शेड्यूल होता है, मोटिवेशन होता है, सब कुछ यहाँ पे भेजा जाता है। इसके अलावा हमारे 2 एप्लीकेशंस हैं, एक का नाम है रेविंग्स और दूसरे का नाम है काबिल। रेविंग और काबिल दोनों बड़े इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एग्जाम की सच में तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉक अवेलेबल है, ठीक है। काबिल पे जाइए, बहुत मॉक अवेलेबल है, बहुत PDF अवेलेबल है जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके पढ़ सकते हो। और अगर आपको लगे कि पढ़ाई को थोड़ा और स्मूथ किया जाए तो कुछ छोटे छोटे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे लूशन का कोर्स बेहद आप लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया है, जस्ट 199 का। कोई भी सब्जेक्ट एक ले लीजिए 199 में। हिंदी वर्जन होगा उस सब्जेक्ट का लूशन का, कंप्लीट 6 महीने के लिए। कॉन्सेप्ट सीखिए, एक्सरसाइज करिए, जो डाउट आ रहे हैं डाउट क्लियर करिए। अब इससे बेहतर और क्या होगा। इसके अलावा हमारा NDA का कोर्स है, ये भी 6 महीने के लिए है और बहुत ही कम चार्ज में। अगर आप देखोगे तो बहुत ही कम चार्ज है, सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे NDA के, ठीक है। और डाउट क्लियरिंग भी होती रहेगी आपको, अगर जो डाउट आ रहे हैं तो पूरे कॉन्सेप्ट, सारे सब्जेक्ट जो आपके NDA में आते हैं, कॉन्सेप्ट उनकी एक्सरसाइजेस, बहुत सारे उस पर असाइनमेंट और आपके डाउट क्लियरिंग, और 600 से ज़्यादा रिकॉर्डेड आपके घंटे हैं, वीडियोस हैं। तो आपको बस इन्हें क्या करना है, पढ़ लेना है, इसके बाद आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। 1 ईयर के लिए हमारा ये प्रोग्राम है, ठीक है। बस उसका चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज, दिस इज द सेम डॉग विच बाइट मी हिम विच ही वाज while he was going to the school. This is the same dog which bite him while he was going to the school. अब बड़ा सिंपल, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि आप कैसे कंजक्शन को समझते हो। कैसे समझते हो मतलब क्या है। अब आपको समझना होगा कि अगर कभी भी द सेम लिखा जाए, ठीक है ना, मैं यहाँ से मार्क कर देता हूँ, अगर कभी द सेम लिखा जाए तो इसका मतलब है कि आने वाला पार्ट जो आगे का है वो स्ट्रेस्ड है, और स्ट्रेस्ड इंफॉर्मेशन हमेशा दैट के साथ लिखी जाती है। ध्यान रखेंगे, जितनी भी स्ट्रेस्ड इंफॉर्मेशन होती हैं वो हमेशा दैट से ही लिखी जाती हैं, विच का इस्तेमाल वहाँ नहीं होता। तो दिस इज द सेम डॉग दैट बाइट हिम व्हाइल ही वाज गोइंग टू द स्कूल। तो दिस इज द सेम डॉग। अब आपको केवल द सेम नहीं आना चाहिए, आपके दिमाग में द सेम होना चाहिए, आपके दिमाग में ऑल आना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्रीज आनी चाहिए, ठीक है। आपके दिमाग में एवरी आना चाहिए, आपके दिमाग में ईच आना चाहिए, आपके दिमाग में फ्यू आना चाहिए, फ्यू। तो ये सब कहीं ना कहीं स्ट्रेस करते हैं। तो अगर स्ट्रेस करते हैं तो इसके साथ हमें नहीं देखना है कि वो एनिमल है या एनिमल है तो हम विच लगा दे, नहीं, फिर आपको दैट लगाना है, चाहे एनिमल हो या कोई ह्यूमन बीइंग। सेकंड बात करते हैं, सी आस्क्ड हिम दैट व्हाई ही वाज नॉट गोइंग इन द एग्जामिनेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आओ सी अगर देखें तो हमारा सब्जेक्ट है, आस्क्ड की बात कर लें तो हमारा वर्ब है। अच्छा, आस्क्ड के साथ जो हिम लिख रहे हैं इसका पहला ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। अगर कभी हम इस तरीके आपके सामने लिखें, आई सेड दैट द सन इज हॉट, तो कई बार मैं एग्जाम्पल देता हूँ, तो सेड को तो ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर मैं कह दूं आई सेड आई स्टोरी, तो आई सेड व्हाट, आई स्टोरी। वैसे आई सेड व्हाट, दैट द सन इज हॉट। तो जरूरी नहीं है कि हर बार नाउन फ्रेज या नाउन ही ऑब्जेक्ट बने, नाउन क्लॉज भी ऑब्जेक्ट बनती है, ठीक है। तो अब अगर ध्यान से देखोगे आप तो ये दैट जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इससे सबऑर्डिनेट क्लॉज बनी है, और वो भी सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। क्यों नाउन क्लॉज? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रही है। तो अगर ये सेट का ऑब्जेक्ट है दैट द सन इज हॉट, तो बहुत क्लियर है कि दैट कंजक्शन है, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा।
ऐसे ही यहाँ पर वाई एज अ कंजक्शन यूज हो रहा है, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, तो पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी। तो गलती ये है कि जब वाई को आपने एज अ कंजक्शन यूज ही कर लिया है तो आपको दैट लिखने की ज़रूरत क्या है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए बी। थर्ड है बिकॉज सी इज इंटेलिजेंट देयरफॉर सी सिक्योर्स हाईएस्ट मार्क्स इन हर क्लास एग्जामिनेशन। ओहो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 2-3 चीज़ें समझ लेना, मैं उसी सेंटेंस को दोहराता हूं। अगर मैं कहूं आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज लेट। अब मुझे आप उत्तर देना, इस ध्यान से देखो, आस्क्ड को कितने ऑब्जेक्ट चाहिए, आस्क्ड को 2 ऑब्जेक्ट चाहिए, तो एक ऑब्जेक्ट तो ये है आई आस्क्ड, किससे आस्क्ड किया भैया, हिम से, एंड आई आस्क्ड हुम, हिम व्हाट, क्या पूछा, वाई ही वाज लेट, ये पूछा। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ध्यान से देखोगे तो ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये वाई दिस दैट बिकॉज, जो भी वाई दैट बिकॉज WH फैमिली के सारे वर्ड, एज फॉर, ये सब अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम कर रहे हैं तो आप एक चीज़ समझना, अगर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, कोई भी कंजक्शन है, तो एक तो उसको कम से कम प्रिंसिपल क्लॉज चाहिए। प्रिंसिपल क्लॉज यानी मेन क्लॉज का मतलब वो जिसके पहले कोई कंजक्शन ना आया हो। भाई एक प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, इसको आप कहते हैं मेन क्लॉज, ठीक है, आप उसी को प्रिंसिपल क्लॉज कह देते हैं। अब उसके अलावा सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हो सकती हैं, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज हो सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट एक प्रिंसिपल क्लॉज तो होनी चाहिए ना, एक प्रिंसिपल क्लॉज तो होनी चाहिए ना जिसके पहले कोई कंजक्शन ना आया हो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो बिकॉज से बनने वाली जो क्लॉज लिखी जा रही है तो अपने आप में सबऑर्डिनेटिंग हो गई। तो फिर आप अगर दूसरी क्लॉज देखेंगे तो आप देयरफॉर से बना रहे हैं, ये कोऑर्डिनेटिंग हो गई। तो आपको यहाँ से देयरफॉर हटा देना पड़ेगा, एक मेन क्लॉज बनाइए, दूसरा उसी का प्रिंसिपल क्लॉज बनाइए। अब इसी बात को अगर आप रूल भाषा में समझो, अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पहले से नहीं क्लियर होंगे क्लॉज के तो आपको बाउंस कर गया होगा। अब इसको अगर आप रूल से समझो, जैसे कई किताबें रूल लिख देती हैं, तो ठीक है याद कर लो, बिकॉज एज सिंस, बिकॉज एज और एक शब्द है मैं लिख देता हूँ सिंस। अगर कभी इनसे सेंटेंस शुरू हो रहा हो तो आगे चल के हमें सो नहीं लगाना होता, देयरफॉर नहीं लगाना होता, ठीक है, हेंस नहीं लगाना होता, ये सब तमाम बातें हैं। क्यों नहीं लगाना होता वजह मैंने बता दी, तो ठीक है, बिकॉज से स्टार्ट हो रहा तो देयरफॉर नहीं लगाएंगे, ये सीख लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, बोथ राम एज वेल एज श्याम आर इंटरेस्टेड इन प्रिपेयरिंग फॉर द क्लास। देखो जब कभी आप एज वेल एज की बात करते हो तो इसका मतलब होता है कि जैसे वो वैसे वो, ठीक है। अगर हम कहते हैं आई एज वेल एज यू तो इसका मतलब है जितना मैं चाहता हूँ उतना ही आप। लेकिन अगर हमें ये ना बताना हो कि दोनों के कंपेरिजन में इक्वलिटी ना दिखानी हो, हमें ये बताना हो कि दोनों ही उसमें इन्वॉल्व हैं, हमें कोई कंपेरिजन करना ही नहीं है, तो फिर सिंपली हम जोड़ने के लिए एंड लिखते हैं। तो जब आप बोथ लिखते हो ना तो बोथ के साथ क्या आता है आपको ध्यान रखना होगा, एंड आता है। ऐसे बहुत आपको वर्ड ध्यान रखने होंगे कि बोथ के साथ आपका एंड आता है, ईदर के साथ आपका और आता है, ठीक है, नीदर के साथ आपका नॉर आता है, अच्छा, नो सूनर के साथ आपका हमेशा देन आता है। स्पेलिंग देख लेना, THAN है क्योंकि यहाँ सूनर लिखा है। हार्डली के साथ आपका वेन आता है, मैं इधर लिख देता हूँ, हार्डली के साथ आपका वेन आता है, ठीक है, स्कैर्सली के साथ आपका वेन आता है। तो ये सारे शब्द आपको पता होने चाहिए, आपको इनका सबका मतलब आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि ही आस्क्ड हिम दैट व्हाई यू वर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल। दिस बहुत सिंपल सा भी मैंने उसका उत्तर दिया था कि जब आपने लिखी दिया ही आस्क्ड हिम और ये आपने एक ऑब्जेक्ट लिख दिया, दूसरा आपका ये है, जब वाई आ गया यहाँ पर तो उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, तो इट मीन्स ये खुद ही कंजक्शन है भाई, कंजक्शन ही है ये, तो फिर दैट लगाने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। तो आप देख पा रहे होगे किस तरीके से आप चीज़ों को समझ पा रहे हो। नेक्स्ट बात करते हैं, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज सो कॉम्प्लिकेटेड एज वी कांट डिस्क्राइब इट इन अ फ्यू सेंटेंसेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। आपको देखो सेंटेंस बड़े भले दिख रहे हो लेकिन इनका लेवल बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी लेवल है, कंजक्शन के एडवांस लेवल ही नहीं है, ठीक है। तो आपके लेवल को ध्यान में रख करके बनाया गया है। पहले आप ऐसे समझना, ये जो रिलेटिविटी है ना, ये इस आपका ऑब्जेक्ट है। अच्छा, रिलेटिविटी की अगर नाउन पूछ लिया जाए तो ये है आपका नाउन, ठीक है, TY देख लिया करो तो नाउन जान जाया करो। अच्छा, जब थियरी है, द इसमें डिटरमाइनर है और थियरी आपका इसमें नाउन है। द थियरी जो लिखा जा रहा है हमारा सब्जेक्ट है, वो भी सिंगुलर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए वर्ब सिंगुलर आ गई।
अब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या कह रहा है, सो कॉम्प्लिकेटेड, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जब आपने सो लगाया तो फिर से इंफॉर्मेशन स्ट्रेस्ड हुई। सो लगाते हो आप तो इंफॉर्मेशन तुरंत की तुरंत स्ट्रेस हो जाती है, ठीक है, एम्फेसाइज हो जाती है। जैसे आपने सो लगाया इंफॉर्मेशन आपकी स्ट्रेस हुई, एम्फेसाइज हुई, तो फिर आगे आपको दैट नहीं लगाना, आगे आपको एज नहीं लगाना होगा, आगे आपको दैट लगाना होगा। तो आपका सेंटेंस अपने आप सही हो जाएगा। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट वी कांट डिस्क्राइब इट इन अ फ्यू सेंटेंसेस। तो मुझे लगता है आपको सेंटेंस अपने आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप बात कर लेते हैं अपने कौन से सेंटेंस की, बात कर लेते हैं अपने आप अगले सेंटेंस की। अगला सेंटेंस हमारे सामने क्या लिखा है आप उसको देखें। लिखा हुआ है ही इज वेल नोन फॉर बोथ हिज काइंडनेस। तो फटाफट आप देखो इसका आंसर आपका क्या होने वाला है। चलो अब फटाफट देखो, ही इज वेल नोन फॉर बोथ हिज काइंडनेस एज वेल एज हिज अंडरस्टैंडिंग। अब एक चीज आप समझना, जब एज वेल आया तो फिर से गलत हुआ क्योंकि बोथ के साथ क्या आता है, एंड आता है। लेकिन एक चीज आपको और समझनी है कि एंड के बाद अगर अंडरस्टैंडिंग, हिज अंडरस्टैंडिंग एक नाउन फ्रेज आ रही है तो बोथ के बाद भी एक नाउन फ्रेज आएगी। ये आपको ध्यान रखना होता है कोरिलेटिव्स के साथ। अनलेस यू रिटर्न हिज बुक ही विल नॉट टॉक टू यू, ठीक है। अनलेस यू रिटर्न हिज बुक, ठीक है, ही विल नॉट टॉक टू यू। अब ये आपका सही है या गलत है, ये आपको सोचना पड़ेगा। पहली चीज तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप अनलेस लगा देते हो, अनटिल लगा देते हो तो उसके साथ नॉट नहीं आता, सही है, ठीक है। अब आपके सामने कहना क्या चाह रहा है, कह रहा अनलेस यू रिटर्न हिज बुक। अनलेस यू रिटर्न का मतलब, बुक का मतलब हो गया इफ यू डू नॉट रिटर्न हिज बुक ही विल नॉट टॉक टू यू। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताऊं, अनलेस जो होता है वो कंडीशन बताता है, और यहाँ बात आपको करनी कंडीशन की नहीं है, यहाँ बात को आपको इसकी करनी है कि आपको टाइम फ्रेम दिखाना है, ठीक है। टाइम फ्रेम का मतलब उस समय रहते अगर आपने बुक वापस नहीं की तो आपसे बात नहीं करेगा। तो अनलेस आपको लिखना होगा या अनटिल आपको लिखना होगा, आप एक समझना। तो आपको यहाँ लिखना होगा अनटिल यू रिटर्न हिज बुक ही विल नॉट टॉक टू यू। मतलब ये है कि जब तक आप बुक नहीं दोगे तब तक आपसे वो टॉक नहीं करेगा, आप बुक दे दोगे वो टॉक कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, 4 days पास्ट सिंस आई केम टू माई होम टाउन ऑन वेकेशन। अब आप यहाँ पे चीज़ों को समझो। सिंस के साथ आप जब पॉइंट आप लिखते हो तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, ध्यान रखना। अगर आपको एक पॉइंट लिख देना मॉर्निंग, इवनिंग, 2 जनवरी, 4 जनवरी 1997 वगैरह वगैरह तो लिख दो। लेकिन अगर कोई आपको टेंस बनाना हो भी सिंस के साथ तो पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट ही पॉइंट ऑफ टाइम होता है, बाकी कोई नहीं। बाकी सब में ड्यूरेशन है, पॉइंट नहीं है वो। तो पास्ट इंडेफिनिट पॉइंट होता है जो किसके साथ लिखा जाता है, सिंस के साथ लिखा जाता है। दूसरी बात, सिंस के जो पहले लिखा जाता है वो हमेशा प्रेजेंट का परफेक्ट या प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो 4 days आप लिखो है पास्ट, ठीक है, 4 days है पास्ट। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। द प्रोजेक्ट विल नॉट ओनली इन्वॉल्व अस इन अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर बट आल्सो इन। अब मैं आपको जो बताने वाला था वो यही था एक्चुअली। अच्छा है, क्वेश्चन मिल गया। नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड अभी मैंने पहले लिखे थे, ईदर और, नीदर, नॉर, बोथ, एंड, ठीक है। अब इनमें एक चीज समझना, बट आल्सो के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच आई है, ठीक है, बट आल्सो के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच आई है वही पार्ट ऑफ स्पीच नॉट ओनली के बाद आएगी। मतलब बट आल्सो के बाद अगर नाउन है तो नॉट ओनली के बाद नाउन वाला ही कोई होगा। मतलब बट आल्सो के बाद अगर फंक्शन सब्जेक्ट का है तो नॉट ओनली के बाद फंक्शन सब्जेक्ट का ही होगा। अब बट आल्सो के बाद अगर देख रहे हैं तो इन प्रीपोजिशन लिखा है तो नॉट ओनली के बाद भी इन प्रीपोजिशन होगा। तो आप नॉट ओनली को लिखो यहाँ पर और सेंटेंस सही हो जाएगा, द प्रोजेक्ट विल इन्वॉल्व अस, द प्रोजेक्ट विल इन्वॉल्व अस नॉट ओनली इन बट आल्सो इन। तो मतलब नॉट ओनली के बाद भी आपका सेंटेंस आ जाएगा। तो आखिरी सेंटेंस बड़ा ही मज़ेदार था। होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, समझ आया होगा। तो इसी तरीके पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर।